हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं, ये शायद आपको उतना क्लियरली अभी नहीं पता। ठीक है, उसके यूजेस आपको पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। पर इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे जनरेट होती है, कैसे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने की ट्राई करेंगे। और कुछ जनरली क्वेश्चन होते हैं बच्चों के माइंड में, सभी के माइंड में क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि नायलॉन के क्लोथ्स या सर्दियों में कभी आप स्वेटर उतार रहे हो और रूम में लाइट बहुत कम है या मान लीजिए अंधेरा है और आप स्वेटर उतार रहे हैं, तो क्या होगा, दिस अ क्रैकल, थोड़े से स्पार्क्स से विजिबल होते हैं। ठीक है, कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं अंधेरे में कोई नायलॉन की स्वेटर आप शीशे के सामने उतारें या उसको रब करें, उसमें आपको स्पार्क्स दिखेंगे छोटे छोटे। तो वैसा क्यों होता है? सेकेंडली, जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब इमीडिएटली ऑन हो जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बल्ब नज़दीक है स्विच के या बहुत दूर है। तो एकदम से ऐसा क्या होता है कि आपने स्विच ऑन किया और बल्ब ऑन हो गया? ठीक है, इतना फास्ट हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्या उसके पीछे? तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की ट्राई करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, देखिए दीज आर द ग्रिड लाइंस, ठीक है, जिससे आपकी ट्रांसमिशन घरों तक पहुंचती है। अब अगर बहुत पहले की बात करें तो अराउंड, नॉट बहुत पहले भी नहीं हुआ, करीब 200 साल पहले लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग टॉपिक्स हैं या ब्रांचेस हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है इनके बीच में। पर 1820 में हैंस क्रिश्चियन ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो और आज की डेट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या आप बोल सकते हो कि ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म भी उसमें किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। और जहां मैग्नेटिज्म यूज हो रहा है वहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज या फिनोमेना भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग ब्रांचेस नहीं हैं, दे बोथ बिलोंग टुगेदर। अब ये आप जो इमेज यहां पर देख रहे हैं, इस इमेज को कहते हैं ऑरोरा। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑरोरा। ये आपको कहां मिलती है? इस तरह की आसमान में ग्रीन लाइट्स होती हैं या रेडिश लाइट्स होती हैं, पिंक लाइट्स होती हैं, ये आपको मिलती है नॉर्थ पोल के पास या साउथ पोल के पास। तो इस तरह के लाइट के पैटर्न्स को कहते हैं ऑरोरा। ये कब होती है या क्यों होती है? क्योंकि सन का टेम्परेचर आप जानते हैं, सन का टेम्परेचर क्या है? मिलियंस ऑफ डिग्रीज है। ठीक है, तो सन से इतनी सारी रेडिएशन आ रही है, तो इतने हाई टेम्परेचर पे सन के सरफेस से जो सोलर फ्लेयर, ठीक है, जो गैसेस या वहाँ से फ्लेयर आ रही है, उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो सन की तरफ से क्या आ रहे हैं? चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ टकराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो सन से आने वाले इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर की गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं और उन कोलिजन्स की वजह से ये लाइट्स या ऑरोरा इफेक्ट जनरेट होता है। अब पॉइंट ये है कि एटमॉस्फेयर तो अर्थ के चारों तरफ है, तो ये सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल पे ही क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। ठीक है, अगर हम अर्थ को लें तो अर्थ के ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक है, बाकी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, इनको ये मैग्नेटिक फील्ड
वापस भेज देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। पर नॉर्थ और साउथ पोल पे वीक फील्ड होने की वजह से ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एंटर कर पाते हैं एटमॉस्फेयर में और गैसेस के साथ कोलाइड करते हैं, जिससे ये ऑरोरा इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये भी एक फिनोमेना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से है, चार्ज पार्टिकल की वजह से है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक के व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम गिवन टू वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना दैट इन वन फॉर्म और अनदर अंडरलाई जस्ट अबाउट एवरीथिंग अराउंड अस। तो आपके आसपास कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको आसपास केबल्स, बिजली की तारें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रही हैं। आपकी पॉकेट में मोबाइल है, आप अभी सामने ये वीडियो देख रहे हो, तो कैसे रन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, घर में आप इतनी सारी मशीन्स यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, ओवन है, सारी चीज़ें किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। लाइट है, आपकी बल्ब, ट्यूबलाइट्स एंड ऑल, सभी इलेक्ट्रिसिटी है। आपके ब्रेन में, इतने दूर तो क्या जाएं, आपके ब्रेन में जो इम्पल्सिस जा रही हैं, सिग्नल जा रहे हैं जो दिमाग में, वो सारे सिग्नल क्या हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग इन द स्काई, जो बिजली चमकती है, ग्लोइंग ऑफ अ लैम्प, कोई बल्ब जल रहा है। ठीक है, फ्रॉम व्हाट होल्ड एटम टुगेदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उसके पीछे भी रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ ऐसी फोर्सेस जिनका जो नेचर है या ओरिजिन है वो इलेक्ट्रिसिटी के ओरिजिन के साथ मैच करता है। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में कौन सी चीज़ पकड़ के रखी है, हमारे ब्रेन में जो नर्व इम्पल्सिस चलती हैं दिमाग में, वो सभी क्या है, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके आसपास ही नहीं, आपके अंदर भी है। ठीक है, अब वी मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज। अब हमें ये समझ नहीं आती इजीली कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, पर हम जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। किस में, आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में यूज़ कैसे करना है हम जानते हैं, टीवी में यूज़ कैसे करना है हम जानते हैं, बल्ब में यूज़ करना है, मोबाइल्स में यूज़ करना है, कैमरा में यूज़ करना है। तो यूज़ करना कैसे ये आप जानते हो। जब आप टीवी ऑन करते हो तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें क्या हुआ अंदर, नहीं। आप मोबाइल ऑन करते हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये ऑन कैसे हुआ। हाँ, आपको पता है बटन दबाया, अनलॉक हुआ, ऑन हो गया। ठीक है, पर अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये नहीं हमें पता। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो हम नहीं जानते, पर इस साइंस को यूज़ करना हम जानते हैं। ठीक है, देन तो अब हम इस चैप्टर में विल ट्राई टू फाइंड कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बनी है। देन हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे फ्लो करती है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चलने वाला करंट कंट्रोल किया जा सकता है। आपको उसको रेगुलेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो रेगुलेट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आई गेस इतना आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करने से पहले मुझे ये बताओ कि सब कुछ किस चीज से बना हुआ है, व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ। कुछ भी चीज आपके आसपास, सब कुछ किस चीज से बना है, तो आप बोलोगे एटम। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम। अब अगर मैं कहूं कि एटम किस चीज से बना है, तो एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी के ऊपर पॉजिटिव साइन से, और न्यूट्रॉन को एन के ऊपर जीरो, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन तीनों को कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि इन्हीं से एटम बना है और एटम से ही दुनिया बनी है। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या होता है, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है। और जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट्स न्यूट्रल। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एटम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर में होता है, मतलब हर चीज में एटम होगा और हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, तो मतलब मैटर में चार्ज होता है। तो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से दैट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। ठीक है, तो यहां पे साथ साथ नोट कर लो। तो ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज की एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मैटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगर उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अब कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज होता है दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और आपको ये तो पता होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है ना, इतना तो पता है। और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, पर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव के सामने नेगेटिव को रख दो तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो हो गए चार्जेस। अब क्या कभी सोचा है कि सर ये पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, ये ऐसी बात है कि चार्ज दो टाइप के थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग थे, मतलब एक अलग तरह का था, एक अलग तरह का था, तो उसको कुछ नाम तो देना था ना। आप उसको ए और बी भी बोल सकते थे कि ए टाइप का चार्ज और बी टाइप का चार्ज, ठीक है। आप उसको एक्स और वाई भी बोल सकते थे, आप उसको कुछ भी बोल सकते थे। तो दो टाइप के पार्टिकल थे, ठीक है। अब उसको पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला, वो तो जिसने डिस्कवर किया था उसने नाम दिया है। तो अगर हम डिस्कवरी की बात देखें तो चार्जेस को नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो उसके बारे में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विच चार्जेस आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड which are called negative is a result of a choice made by Benjamin Franklin। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि हाँ, इस टाइप के चार्ज को हम पॉजिटिव बोलेंगे, इस टाइप को हम नेगेटिव बोलेंगे। वो उल्टा भी बोल सकता था, जिसको आज हम पॉजिटिव मानते हैं प्रोटॉन को, अगर बेंजामिन ने उसका नाम नेगेटिव चार्ज रखा होता तो उसको हम नेगेटिव बोलते। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिए हुए नाम है, ठीक है। वो उनको ए और बी भी बोल सकता था कि ए चार्ज और बी चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का नाम क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चार्ज आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब इस नेक्स्ट फिगर में देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें एटम्स के बारे में और क्या क्या पता है, तो एटम्स के बारे में आप कहेंगे कि पहली चीज़ न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। तो न्यूक्लियस किसका बना होता है? तो न्यूक्लियस इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल्स आपस में मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं,
तो ये देखिए न्यूक्लियस ऑफ वन प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन एटम का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। पर फिर भी हाइड्रोजन के जगह पे अगर हम कोई और एटम लें तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल वो आपस में बिल्कुल इकट्ठे चिपके हुए हैं, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और कुछ पता है हमें इसके बारे में इससे ज़्यादा? यस, अगर प्रोटॉन 5 होंगे न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 5 होंगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस को तो बैलेंस करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ओवरऑल एटम्स या मॉलिक्यूल या कोई मैटर इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो इतना क्लियर है। और चार्जेस की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल मतलब एक जैसे चार्ज आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। अब आपके सामने ये जो दूसरा डायग्राम है, यहां पे एक कॉम्ब हमने ली है, कंघी। और जब आप कॉम्ब को अपने हेयर्स के थ्रू काफ़ी मतलब कॉम्बिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास कंघी को लेके जाएं तो वो कागज़ के जो पीसीज हैं वो उससे चिपक जाते हैं। अभी भी देखो ये गिर नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा इनके बीच में क्या है, कौन सी फोर्सेस इनके बीच में कॉम्ब और इस कागज़ के पीसीज के बीच में लग रही है, जिसके कारण ये कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये गिर नहीं रहे, इससे चिपके हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर आपको मैं एक और सोचने के लिए क्वेश्चन देता हूं, व्हाई डोंट द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, व्हाई डोंट द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस mutually repel and fly apart? What holds the nucleus together? अभी हमने कहा कि like charges repel। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर like charges repel करते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे तो सब पे पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करने चाहिए। तो वो रिपेल करके दूर दूर क्यों नहीं चले जाते? न्यूक्लियस को कौन सी फोर्स आपस में पकड़ के रखती है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में कौन सी फोर्स है जो इकट्ठा रखती है? रिपल्शन के बावजूद भी प्रोटॉन एक दूसरे से दूर नहीं जाते। ये आपको क्वेश्चन का आंसर सोचना है, ढूंढना है, और नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करें तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि एटम्स के बने हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, आप इसको लिख लीजिए, ordinarily have equal number of protons and electrons and are therefore equal number of electron और proton होंगे तो क्या होगा, therefore electrically न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, पर अगर
थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए, जैसे मान लीजिए उसके पास 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन भी थे, तो ये मामला न्यूट्रल था। अब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी हमने डायग्राम में देखा कि न्यूक्लियस तो बिल्कुल बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो किसी ऐसी फोर्स की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, मान लीजिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे और किसी कोई बाहर से अट्रैक्टिव फोर्स या कुछ ऐसी लगी कि 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर चला गया, तो क्या होगा? तब 10 प्रोटॉन तो रह जाएंगे न्यूक्लियस में, पर बाहर उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे 9। तो 10 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव का मतलब वो कि 1 पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो जो मैटर है या एटम है वो कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर खिसक सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है उससे वो मैटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि अब आपके पास 10 प्रोटॉन हैं और सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना सिस्टम, क्योंकि नेगेटिव कम हो गए। ठीक है, और अगर आपके पास 10 प्रोटॉन रहे और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा गेन कर लिया आसपास से, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। अब हम ये जानते हैं, इफ देर इज अ स्लाइट इम्बैलेंस, if there is a slight imbalance in the numbers, ठीक है, कि जो 10 होने चाहिए थे वो 11 हो गए या 9 हो गए, कुछ भी है इम्बैलेंस, ऐसा नहीं कि एक ही गेन करता है या 2 ही गेन करते हैं, भाई कितने भी गेन कर सकते हैं। बात यह है कि जब वो बराबर नहीं रहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो आएगा। तो इफ देयर इज अ स्लाइट इम्बैलेंस इन द नंबर्स ऑफ protons and electrons, the object is electrically charged। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। अब ये होता कैसे? आप बोलोगे सर प्रोटॉन क्यों नहीं ऐड होते या प्रोटॉन क्यों कम नहीं हो रहे? ये तीनों केस में आपने 10 ही क्यों लिखे हैं? भाई प्रोटॉन बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, प्रोटॉन को बाहर निकालने का सवाल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर घूम रहे हैं, उनको पकड़ के ले जाने का इजी है, उनको बाहर निकाल लेना इजी है, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना भी पॉसिबल है। प्रोटॉन कभी नहीं निकलता। बहुत रेयर ऐसे या बहुत ही टिपिकल केसेस होते हैं जहां पर प्रोटॉन भी निकलते हैं, नॉर्मली नहीं होता। तो हम जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस या केसेस पढ़ेंगे वहां पर प्रोटॉन मत निकालना कभी भी, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं आपस में। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं हम कि एन इम्बैलेंस कम्स व्हेन, कब होता है इम्बैलेंस? इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड और इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोटॉन ना ऐड होते ना रिमूव होते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिस्टम पे चार्ज आएगा। अब इसका इसी से ये जो कॉम्ब वाला मैंने कंघी वाला एग्जांपल दिया था वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो अब उस एग्जांपल को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड फर्मली इन रबर एंड प्लास्टिक देन इन योर हेयर, कि हमारे बालों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने मजबूती से अच्छे से नहीं अटैच्ड होते एटम्स के साथ जितने कि स्ट्रांगली वो रबर और प्लास्टिक के साथ अटैच होते हैं। मतलब बालों में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको निकालना ईजी होता है। तो जब भी आप कंघी करते हो तो जब कॉम्ब आपके बालों के थ्रू बार बार पास हो रही है तो बालों में जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन खिसक के कंघी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा?
मतलब प्लास्टिक की इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की जो क्षमता है या टेंडेंसी है वो ज़्यादा है बालों से। ठीक है, तो बालों से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस पे जा रहे हैं, कंघी पे। तो कंघी पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और बालों से चले गए तो बालों पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 10 व्हेन अ कॉम्ब इज पास थ्रू, साथ साथ में लिखते जाना है, व्हेन अ कॉम्ब इज पास थ्रू योर हेयर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम द हेयर टू द कॉम्ब। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर ऐसा क्यों है, बालों में भी तो एटम ही होते हैं, रबर में भी एटम है, तो ऐसा क्यों है कि बालों के इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखो, हर एटम की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कितने स्ट्रांगली, कितने ज़ोर से पकड़ के रख सकता है। ठीक है, तो कुछ की वो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखो तुम में से कुछ लोग हाइट में ज़्यादा लंबे होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे। अब तुम बोलोगे सर हैं तो सारे आदमी, तो कुछ लंबे क्यों हैं, कुछ छोटे क्यों हैं, किसी का नाक मोटा क्यों है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गोल्ड अलग है, गोल्ड भी तो एटम है, सिल्वर भी एटम है, लोहा भी एटम है तो सारे एटम। गोल्ड को जंक नहीं लगता पर लोहे को लगता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। वो क्यों होती हैं वो पढ़ेंगे हम आगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा तो आपको पता लगेगा कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, तो अभी ये मान लो कि बालों के जो इलेक्ट्रॉन्स को रखने की टेंडेंसी होती है वो कम होती है और प्लास्टिक की ज़्यादा होती है। तो जब आप कंघी करते हो तो बालों से इलेक्ट्रॉन कंघी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और इस नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो वो टुकड़े इसके साथ चिपक जाएंगे, मतलब इससे अट्रैक्ट होके चिपक जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो इन पेपर के पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो होता ही है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव वाली साइड को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, देखो दो न्यूट्रल चीजें आपस में अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, न्यूट्रल चीजें दो हैं वो आपस में बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर सकती, पर एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके सामने एक न्यूट्रल चीज रखी थी, जो तुम्हारा पीस ऑफ पेपर है वो तो न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर हैं। ये क्या करता है, नेगेटिव वाला बोलेगा चलो पॉजिटिव वाले इस साइड आ जाओ, क्योंकि अट्रैक्ट कर लेगा उनको, और नेगेटिव वाले को रिपेल करके बोलेगा चलो दूसरी साइड चले जाओ। ठीक है, तो पॉजिटिव 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 इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव उधर चला गया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी ना। तो इस अट्रैक्शन की वजह से पेपर जो है वो कंघी के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पेपर एकदम से पॉजिटिवली चार्ज हो गया या उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, नहीं, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल में पहले कैसा था, पेपर पॉजिटिव था और नेगेटिव इसके चारों तरफ आराम से यूनिफॉर्मली रखे हुए थे। अब तुमने एक साइड कर दिए, दूसरी साइड कर दिए। तो ये ऐसा ही एग्जांपल है जैसे कि क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स हैं, अभी सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, मतलब कोई कहीं बैठा है, तो वो एक न्यूट्रल वाला सिस्टम है कि चार्जेस आपस में प्रॉपरली बैलेंस्ड, ठीक है, रैंडमली मिक्स हैं। अब अगर मैं कहूँ कि 10 गर्ल्स जो है वो एक कॉर्नर एक वाली साइड पे बैठ जाएं, 10 बॉयज़ बिल्कुल दूसरी तरफ रूम में अपनी चेयर करके बैठ जाएं, तो क्या होगा, एक तरह का चार्ज एक तरफ हो गया, दूसरी चार्ज दूसरी तरफ चला गया, पर ओवरऑल एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया कि किसी को मैंने बाहर नहीं ले गया, किसी को अंदर नहीं लेके आया। तो चार्जेस हमने ना ऐड किए हैं ना रिमूव किए हैं, जस्ट रीअरेंज कर दिए। पॉजिटिव को एक तरफ खिसका दिया, नेगेटिव को दूसरी तरफ खिसका दिया, और पहले सारे वो 20 इकट्ठे बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो चार्जेस आने की वजह से कंघी उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर पा रही है। तो यहां से हमें एक नई बात ये पता चली कि when we charge something
नो इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड। आप इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। जितना चार्ज है यूनिवर्स में उतना ही है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। तो अल्टीमेट फंडा क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, ना बढ़ा सकते हो उसको ना घटा सकते हो, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन सोचने वाला। कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी में आप काफ़ी देर ट्रैवल करके आए हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे थे और जैसे ही आप उतरे गाड़ी से और आपने हैंडल को या डोर को टच किया, मेटल वाले पार्ट को, ठीक है, और आपको छोटा सा झटका सा लगा हो, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप गाड़ी से उतरे, कार से उतरे और आपने उसके दरवाजे पे हाथ रखा मेटल वाले पार्ट पे और आपको एक झटका सा लगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी समटाइम्स गेट शॉक व्हेन गेटिंग आउट ऑफ कार, ठीक है। तो ये भी आपको इसका आंसर ढूंढ के लाना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे विद द इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो चाहे हम शुरुआत में थोड़ा स्लो चल रहे हों, ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन नहीं है। टारगेट ये है कि हमें इस कॉन्सेप्ट के आसपास की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ जितना बुक्स में लिखा है वही पता होना ज़रूरी नहीं है, उसकी डे टू डे एप्लीकेशन क्या है, उसके और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हम सभी चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे ताकि जब हम आगे के एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हमने सिर्फ बुक्स की डेफिनेशंस और क्वेश्चन नहीं रटे होंगे, हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो शुरुआत में आपको थोड़ा स्लो रहेगा, पर जैसे जैसे आपके फंडे क्लियर होते जाएंगे फिर आप प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, जो कि बाकी बच्चे वहाँ पर फिर भी अटक रहे होंगे, ठीक है। तो शुरुआत में हमेशा स्लो स्टार्ट करना ही बेस्ट रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको जस्ट नेक्स्ट एक पेज या 2 पेज अपनी NCERT का पढ़ के आना है, समझ आए चाहे ना आए आपको वो पढ़ के आना है, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, सर्किट क्या होता है, सर्किट के क्या मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।